तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम उत्तराखंड परीक्षावाणी समसामयिक घटनाक्रम को देख रहे हैं और ये एपिसोड नंबर 6 है आज, जो आप लोगों का जो 16वां संस्करण निकला ये 2025 में मई में। ठीक है, आज एपिसोड नंबर 6 है। तो आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ, ये करंट अफेयर के नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। तो पहला करंट अफेयर है आज का, पेरिस ओलंपिक 2024 और उत्तराखंड। जैसा कि पता होगा कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में संपन्न हुआ। तो जिनका भी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, यहाँ से सवाल बनने के भरपूर आसार दिख रहे हैं मेरे को कि जो 38वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ वो कहाँ हुआ? वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन हुआ। ठीक है, कब से कब तक? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ओके। अच्छा, इसमें दुनिया के 206 देशों ने भाग लिया। ठीक है, वहीं भारतीय खिलाड़ियों का दल 117 सदस्यी था। इन 117 भारतीय जो खिलाड़ियों का दल था, इसमें 4 खिलाड़ी उत्तराखंड के थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ी उत्तराखंड के थे? तो 4 खिलाड़ी उत्तराखंड के थे। ठीक है, उत्तराखंड के। यह पहला अवसर था दोस्तों जब उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अब हम चारों के नाम याद करेंगे और यही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाना है। पहला है लक्ष्य सेन, दूसरा अंकिता ध्यानी, तीसरा परमजीत बिष्ट, फोर्थ या चौथा सूरज पवार। लक्ष्य सेन बैडमिंटन पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर दौड़ में भाग लिया था। परमजीत बिष्ट पुरुषों की 20 किलोमीटर वॉक रेस में भाग लिया था। वही सूरज पवार मैराथन वॉक रेस मिक्स्ड रिले में भाग लिया था। तो आप लोगों को चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। वहीं इनमें से बता देता हूँ मैं, किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक 2024 में कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ, किंतु दोस्तों सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और उत्तराखंड देवभूमि का नाम उज्जवल किया है। ठीक है, दुनिया में अलग अलग समय में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है एडीपी द्वारा वित्तीय पोषण। ये महत्वपूर्ण है। एडीबी द्वारा जो वित्तीय पोषण, जो फंड प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड में, वो कहाँ और किस लिए दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाएं के लिए 1294 करोड़ की, कितने की? 1294 करोड़ की राशि स्वीकृत की है एडीबी बैंक के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। इस वित्तीय निवेश का उद्देश्य क्षेत्र के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, विकास को सुविधाजनक बनाने के अलावा यहाँ के निवासियों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह वित्तीय निवेश एडीबी और उत्तराखंड सरकार के द्वारा 80:20 के अनुपात में हुआ है, यानी 80% निवेश एडीबी और 20% निवेश प्यारा देवभूमि राज्य सरकार
इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है खलंगा आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन। देखेंगे आखिर क्यों। खलंगा आरक्षित वन जो राजधानी देहरादून में स्थित है, अपने आप पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। खलंगा दुर्ग भी कहाँ है देहरादून में, और खलंगा आरक्षित वन उसके आसपास का क्षेत्र एक ऐतिहासिक वन है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोग इस वन के 2000 साल के जो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए एकत्र हो गए। ठीक है। 2000 जो साल के वृक्ष है खलंगा आरक्षित वन में, उन वृक्षों को कटने से बचाने के लिए एकत्रित हो गए। ये लोग राज्य सरकार द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु इन 2000 वृक्षों के चिन्हित किए जाने का विरोध कर रहे थे। बता दें कि साल जिसका वैज्ञानिक सोरिया रोबोस्टा है, डिप्टेरोक्रोफसी परिवार का वृक्ष है। यह छत्तीसगढ़ व झारखंड का राज्य वृक्ष है तथा इसे मध्य प्रदेश, ओडिशा व झारखंड में सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न निकल के आ सकता है। एक तो ये कि खलंगा आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है, ये राजधानी देहरादून में है। और अभी यहाँ पे चर्चा का विषय क्या रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे एक सौंग बांध परियोजना बनना है। ठीक है। तो इस परियोजना में क्या किया गया है कि जो इसके आसपास के क्षेत्र है लगभग 2000 वृक्षों को चिन्हित करके काटना है मतलब, तो उसका विरोध किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। ठीक है। आपको याद रखना है आप लोगों को, साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा। जो साल वृक्ष है ये छत्तीसगढ़ व झारखंड का राज्य वृक्ष भी है। ठीक है। और आप लोगों को याद भी रखना है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा व झारखंड में इसे सखुआ के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का स्थान और क्या क्या अचीव हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जुलाई 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य जो 2023 और 24 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आप में से जिन्होंने भी पीसीएस का पेपर दिया होगा, अपर पीसीएस, तो उसमें ये प्रश्न बना था और आगे भी ये प्रश्न बनेगा। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान। बता दें कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 गोल पर लक्षित वॉर स्कोर की गणना करता है। ये स्कोर 0 से लेकर के 100 के बीच में होते हैं और भारत का एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया है भारत का। ठीक है। ओवरऑल विश्व स्तर पे ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो 2020-21 में 66 पर था। इस क्रम में उत्तराखंड व केरल शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं, जिनमें दोनों राज्यों से प्रत्येक ने 79 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये प्रश्न भी बना था कि उत्तराखंड व केरल ने एसडीजी इंडेक्स में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 79 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। ठीक है। तो प्रथम नंबर पे उत्तराखंड और वही प्रथम नंबर पे केरल। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य 2023 इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी
देखिए, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में राज्य की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे, अनुसंधान विंग ने देहरादून स्थित, यानी देहरादून में यह बर्ड गैलरी बन रही है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रेजुलेशन वाली छवियों, यानी जो फोटोज होती है, प्रदर्शित की गई है। साथ में इन पक्षियों की रिकॉर्डेड चहचहाहट, घोंसले व पंखों को प्रदर्शन या दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह गैलरी आगंतुकों को राज्य की पक्षी विविधता एवं पारितंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। बता दें कि उत्तराखंड 710 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जो संपूर्ण भारत की पक्षी प्रजातियों के 50% से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से एक दो प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाता है। पहला तो जो है, राज्य की पहली बर्ड गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो देहरादून में। और पक्षी विविधता एवं पारितंत्र में उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। ठीक है, 50% से अधिक यहाँ पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो स्टेटमेंट में इस तरीके से सवाल बनेगा। नेक्स्ट जो आज का लास्ट करंट अफेयर का चर्चा का विषय है, वो है उत्तराखंड में कुछ नामों में परिवर्तन देखने को मिला होगा हाल फिलहाल में आप लोगों को, एक दो तहसीलों का। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आगे आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा। और नैनीताल जिले की कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब जोशीमठ तहसील का नाम दोस्तों ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने की क्या हुई है, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब इसे जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की जो कुटौली तहसील है उसका नाम अब कैंची धाम तहसील हो गया है। यह 4 प्रमुख मठों में से एक है ज्योतिर्मठ, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। दूसरी तरफ कोशिया कुटौली कैंची धाम महाराज बाबा प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा के आश्रम के कारण भी प्रसिद्ध है, और यहाँ हमेशा 15 जून को एक बहुत भव्य मेला लगता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर कल मिलेंगे। यहाँ से आगे के करंट अफेयर कल हम चर्चा करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय बाय।